दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यकीन मानिए, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनके हर एक फैक्ट के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए, बिना किसी देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम पहला क्वेश्चन इसमें देखें कि पहला क्वेश्चन इसमें से क्या बनाया जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो संविधान का भाग चार में इसकी व्याख्या की गई है और भाग चार में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में इसके सिद्धांतों का वर्णन है। तो याद रखिएगा, संविधान का भाग चार क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां से इसकी प्रेरणा ली गई है नीति निर्देशक तत्वों की, और उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके बाद तीसरा ये आता है कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी और उन्होंने जब भाग चार को उसमें शामिल किया नीति निर्देशक तत्व के रूप में, तो उनका उद्देश्य क्या था इसे शामिल करने का। तो देखिए, इसका ये एकमात्र उद्देश्य ये था कि संविधान सभा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत शामिल किए गए इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका सीधा उद्देश्य क्या आता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान में शामिल करने का, या पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग चार का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमें याद रखना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए, कल्याणकारी राज्य क्या होता है? मतलब कि जिस देश में वहाँ की जनता के प्रति या उनकी जनता के हित में कुछ काम किए जाएं, तो ऐसे राज्य को क्या बोला जाएगा? कल्याणकारी राज्य बोला जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य है क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो अगर स्टार्टिंग में ही हम कहें कि तो ये तीन क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको याद रखिएगा कि भाग चार में किसकी व्याख्या है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की है, किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है इसे शामिल करने का? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। अब चलिए इसके अनुच्छेद पे नजर डालते हैं कि इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं और किन अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णित किया गया है। अब देखिए, हम कई बार क्या करते हैं, इनके अनुच्छेदों को हम रटते हैं, और रटने की वजह से क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो रटाया जो भी ज्ञान है वो भूल जाता है। तो हमें इसे क्या करना है, इसको समझ के चलना है। जितने भी जो अनुच्छेद हैं उनको हमको समझना है, आपस में हम लिंक करेंगे। मतलब मैं आज आप सभी को इनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, पहला अगर मैं इसकी बात करूं, अनुच्छेद 36 जो है हमारे भाग चार का पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36। तो ये क्या कहता है? इसमें राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब देखिए, जब हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बताते हैं? सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं या उसकी परिभाषा बताते हैं। तो यहाँ पे भाग चार का पहला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 36। और अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है? राज्य शब्द की परिभाषा बता रहा है, मतलब राज्य शब्द की परिभाषा का इसमें वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 36 ये क्या है? पहला अनुच्छेद है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? हम किसी भी टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी परिभाषा हम बताएंगे। तो राज्य शब्द, अब याद रखिएगा किसका परिचय दे रहा है? राज्य शब्द का परिचय दे रहा है। अब राज्य शब्द क्या होता है? तो देखिए, राज्य का मतलब होता है कि हमारी भारतीय संसद, हमारे विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी क्षेत्रीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जितनी भी पंचायतें होती हैं, वो सभी किसमें आते हैं? उन सभी के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? तो वो है राज्य। तो जहाँ जिस जगह पर भी जहाँ जितने बार भी राज्य शब्द आए तो उनका सीधा मतलब
इन जो संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे देश की जो संसद हो गई या जितने भी मैंने अभी बताया है, उनका सीधा मतलब इनसे है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अनुच्छेद वो है 37। अब 37 क्या होता है? 37 में कहा गया है कि यह वाद योग्य नहीं है। तो क्या नहीं है वाद योग्य? मतलब कि जितने भी इसके सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जितने भी सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इस भाग में, मतलब कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी सिद्धांत शामिल किए गए हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराएंगे, इसमें कुछ दायित्व दिए गए हैं सरकार को। मतलब इसलिए ये कहा गया है कि यह न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। उसके बाद भी भारत जो भी सरकार है, भारतीय सरकार है या हमारे राज्यों की जो सरकार हो गई, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय इनका पालन करें। मतलब इस भाग में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर जो सरकार है हमारी, वो नियम बनाएगी जनता के लिए, जनता के हित में, ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो पहला और दूसरा कहीं ना कहीं इसका एक प्रकार से हम इंट्रोडक्शन ही समझे इसमें, कि पहले में क्या बता दिया गया, उस शब्द की परिभाषा बता दी गई, और दूसरे में क्या बताया गया, उसमें ये उल्लेख कर दिया गया कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। तो इसे, इन दोनों को अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो ये आसानी से हमको याद हो सकता है कि पहला क्या है, परिभाषा बताई गई है, और दूसरा क्या है, सीधा सा ये बता दिया गया हमें कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाएगा। मतलब सरकार का कर्तव्य है कि वो इन्हें अपने जब नियम बनाए, विधि बनाए, कानून बनाए, तो इन्हें शामिल करें या इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके वो कानून बना सकती हैं। इसके बाद अनुच्छेद 38 देखते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, इन दोनों को साथ में हमको याद करना है। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब हमारे देश की जो जनता है, तो जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जब दिलाया जाएगा, तब कहीं जाके कल्याणकारी राज्य का जो एक संकल्प लिया गया है या एक सपना देखा गया है संविधान सभा के द्वारा, तो वो सपना पूरा हो पाएगा। और वो कैसे हो पाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा। और अगर आपको याद होगा, प्रस्तावना में भी कुछ इन्हीं न्याय की वकालत की गई है। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, इस संविधान के भाग 4 में भी कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसमें भी व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 38 में की गई है, और संविधान के भाग 3 प्रस्तावना में भी इनकी वकालत की गई है। तो अब देखिए, मैं इनको समझाता हूँ कि कैसे या इनमें अंतर क्या है। जब पूछे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए देखिए, जब ये पूछेगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसमें है, भाग 4 में है। और जब पूछता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, मतलब ये क्या है, ये भाग 4 में है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें इसका वर्णन किया गया है। और अगर पूछता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो वहां पर भी शब्द क्या है, यही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन ये कहाँ पे है, ये प्रस्तावना में है। तो ये दोनों, इसका अंतर है। अगर कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में पूछा जाए तो वो क्या है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और अगर पूछा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो बस इन शब्दों को हमको समझना है।
इन पे अगर हम फोकस करेंगे, इनको बार बार हम ध्यान में रखेंगे, तो हम यहाँ से जो हमारा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है। कल्याणकारी राज्य, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की नीति निश्चित तत्वों का कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। वहीं पे दूसरा इसको हम समझते हैं लोकतंत्र की स्थापना। तो वो हम चले जाते हैं कहाँ? प्रस्तावना में। मतलब वो प्रस्तावना में इसकी व्याख्या की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है या वकालत की गई है। तो ये दोनों हमको यहाँ से कंफ्यूजन को इसका दूर। इसके बाद चलिए 39 देखते हैं, अनुच्छेद क्या है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? संसाधन का उचित वितरण, धन का संकेंद्रण और समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब अगर हम सबसे पहले 38 को फिर से एक बार देखते हैं, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत अगर की गई है तो संसाधनों का उचित वितरण, मतलब कि जो हमारे संसाधन हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको समान रूप से सभी जनता के बीच में आपस में उसका उपयोग करने के लिए उसको रखा जाएगा। मतलब कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं हम सब उसका यूज करते हैं। तो अगर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार के हमें कदम यहाँ पे लेकर चलने होंगे। अब देखिए मैं इसको केवल लिंक कर रहा हूँ आपस में अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 को, ताकि ये हमें याद रहे। और याद रखने का एक तरीका है कि संसाधनों का उचित वितरण हम करेंगे। इसके बाद धन का संकेंद्रण नहीं करना है। मतलब कि हर एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है तो वो अगर धन का केंद्रीकरण कर ले, या एक ही व्यक्ति सारा जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको रख लेगा, तो बाकी जनता क्या होगी? गरीब हो जाएगी। तो इस काम को भी हमें रोकना है। मतलब कि जितना भी धन है वो, अगर वो उनके पास में हम अपने जरूरत के हिसाब से अपनी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी का हम अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को सारी प्रॉपर्टी देना ये अनुचित होगा। इसकी बात भी यहाँ पर की गई है कि धन का संकेंद्रण अगर होता है तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि उन पे रोक लगाई जा सके। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आप देखिए कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे जितने भी जो कारखाने हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, मतलब हर जगह पे आप देखिए कि हर एक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सिद्धांत कहाँ पे दिए गए हैं? ये सिद्धांत दिए गए हैं अनुच्छेद 39 के लिए। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद फिर देखते हैं 39 का में क्या है। तो देखिए 39 का में है समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाना। मतलब समान अवसर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, मान लीजिए जब कभी किसी की नौकरी वगैरह की बात आती है या कुछ ऐसे चीजें आती हैं, जैसे शिक्षा की बात अगर आ गई, तो वहां पे क्या किया जाता है कि समान अवसर है। अगर शिक्षा दी जा रही है तो हर एक नागरिक को एक बराबर शिक्षा दी जाएगी। अगर जॉब वैकेंसीज कहीं पे निकाली जा रही हैं तो वैकेंसीज हर किसी के लिए वैकेंसीज वहाँ पे लाई जाएंगी और उनको नौकरी दी जाएगी। तो मतलब समान अवसर के आधार पर न्याय करना। अब देखिए इसे कब जोड़ा गया था? इस आर्टिकल को इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया था राज्य के नीति निश्चित तत्व में। अब इसी से प्रेरित होकर जो आरक्षण व्यवस्था है हमारे देश में, देखिए आरक्षण व्यवस्था इसी 39 का से प्रेरित होकर उसको लागू किया गया है। मतलब समान अवसर के आधार पर न्याय, मतलब हर एक नागरिक को समान अवसर दिए जाएंगे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। अनुच्छेद 40, तो यहाँ पे पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। मतलब भारत में हम देखते हैं कि गांव में ग्राम पंचायतें स्थापित की जाती हैं और उन ग्राम पंचायतों का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र में उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनका वो विकास करें। तो विकास के कार्य करवाए जाते हैं ग्राम पंचायतों से। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है कि पंचायतों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए पंचायतों की स्थापना
जब की गई है तो ये उस समय पे इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, तो एक फैक्ट है ये भी, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 86वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 40 और 41 को आपस में इसको लिंक करते हैं। कैसे लिंक करेंगे? देखिए पंचायतों का गठन किया गया, अब पंचायतों को विकास कार्य के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब लोगों को क्या है, अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्हें काम का अधिकार है, मतलब काम पाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 40 कहता है पंचायतों को गठन, और 41 कहता है लोगों को काम पाने का अधिकार। तो दोनों की आपस में कुछ ना कुछ नीड है। पंचायतों को जरूरत है कि लोग वहाँ पे आएँ और उसके विकास कार्य में उसे सहयोग दें, और लोगों को क्या है कि कुछ ऐसे काम मिले जिससे उनका जो दैनिक जीवन है वो चल सके। तो देखिए इसको अगर आपस में लिंक करके हम याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको याद कर पाएंगे कि 40 में पंचायतों का गठन किया गया, पंचायतों को काम के लिए लोगों की जरूरत है, और 41 में ये अधिकार है लोगों को कि उन्हें काम मिलना चाहिए, उन्हें काम पाने का अधिकार है। और इसी के लिए आप देखिए कि सरकार ने एक मनरेगा की स्थापना, मनरेगा को यहाँ पे लागू किया था। देखिए 2005 में मनरेगा आता है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का उसमें लक्ष्य रखा गया कि हर एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में है उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूँ, अभी मैं 21 दिसंबर की बात करूँ 2025 की, तो देखिए इसे खत्म कर दिया गया है मनरेगा को। इसको भी हम अपडेट करते चलते हैं, करंट के ये न्यूज़ है और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनरेगा को तो खत्म किया गया है। 21 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया गया है संसद भवन में, और उसको उसमें जी राम जी, हालांकि इसका पूरा नाम है वीबी जी राम जी, लेकिन इसे केवल जी राम जी से ही जाना जा रहा है अभी। तो देखिए वीबी जी राम जी, इस प्रस्ताव को पारित किया गया है 21 दिसंबर 2025 को, और इसमें 125 दिन के रोजगार का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी नागरिक हैं जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं या जिन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें 21 दिन का उन्हें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और मनरेगा में क्या था, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, तो मनरेगा को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर जी राम जी को प्रस्ताव को उसको मंजूरी अभी सरकार ने उसको दी है। तो इसके बाद फिर देखते हैं आर्टिकल 42, देखते हैं कि ये क्या है, कार्य क्या है। इसमें लिखा है आर्टिकल 42 में कार्य न्याय संगत हो तथा दशाएं मानवीय हो। अब देखिए 41 और 42 को फिर से लिंक करते हैं। अब कैसे लिंक करेंगे? देखिए 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, मतलब काम पाने का अधिकार तो है, लेकिन 42 में वहीं पे क्या कहा गया है कि कार्य क्या होना चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं, उन्हें काम पाने का तो अधिकार है, लेकिन काम कैसा होना चाहिए, उनके न्याय संगत होना चाहिए। और दशाएं कैसी होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। मतलब वो जिस जगह पे काम करने जाएं वहाँ की दशाएं कैसी होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। तो इसको आपस में हम लिंक करके याद कर सकते हैं। एक बार मैं और फिर से यहाँ पे रिवीजन करता हूँ मैं कि 40 में क्या बोला गया, पंचायतों गठन, पंचायतें गठित होंगी, उन्हें विकास कार्य के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और 41 में क्या है, लोगों को काम पाने का अधिकार है, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और 42 में क्या है, कार्य तो दिया जाएगा लेकिन व्यक्ति के हिसाब से कार्य मिलेगा, मतलब उन्हें उनका जो कार्य है वो न्याय संगत होना चाहिए, और दशाएं उनके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब मानवीय दशाएं होनी चाहिए, वो जिस जगह पे कार्य करेंगे। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगी की व्यवस्था। मतलब जब व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे उचित उसकी जो मानदेय है उचित उसका दिया जाएगा, मतलब उचित वेतन दिया जाएगा उसको उस कार्य के लिए। तो उसकी बात यहाँ पे कही गई है अनुच्छेद 43 में कि निर्वाह मजदूरी, मतलब उनको अपने जो उनको भत्ता दिया जाएगा
उसकी बात कही गई है यहाँ पे। इसके अलावा कुटीर उद्योग की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है आर्टिकल 43 में। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है कि कुटीर उद्योग की जो व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद पे है, वो है अनुच्छेद 43 में। तो अगर हम इन तीनों या चारों जितने भी हमारे ये अनुच्छेद हैं, हम इनको आपस में लिंक करके अगर याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको हम याद रख पाते हैं। एक बार फिर से मैं करता हूँ। 40 में पंचायतों का गठन, 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में है कि काम न्याय संगत होना चाहिए और दशाएं कैसी होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। इसके बाद में 43 में है कि काम जब जिस व्यक्ति से काम कराया जाएगा उसे उचित वेतन दिया जाएगा, उसे उसका भत्ता दिया जाएगा। इसी के बाद हम अनुच्छेद 44 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता। अब देखिए याद करने के लिए हम इस शब्द को उठाते हैं समान, और आप यहाँ देखिए 44 मतलब 4 और 4 दोनों एक जैसे हैं, मतलब समान है, मतलब समान नागरिक संहिता क्या है 44 में। याद कैसे रखेंगे, दोनों समान है, मतलब 4 और 4 ये आपस में समान है, मतलब समान नागरिक संहिता। और देखिए इस होता क्या है समान नागरिक संहिता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न संप्रदाय हैं और अलग अलग संप्रदाय में जैसे संपत्ति या वसीयत की बात करें, विवाह की बात करें, तलाक की बात करें, तो इनमें कुछ अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से कुछ नियम अलग बने हुए हैं। अब इन्हीं नियमों को अगर एक कर किया जाए तो वो इस जो यहाँ पे अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके माध्यम से इन सभी चीज़ों को एक किया जा सकता है। तो अभी तक भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं, भारत में कहा जाए तो इसको मंजूरी नहीं मिली है इस नियम को। लेकिन ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है, ऐसा करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया है। हालांकि अगर पहले राज्य की हम बात करें तो पहला राज्य कौन है, गोवा है। लेकिन गोवा स्वतंत्रता के पहले है, मतलब अगर हम शुरुआत से अगर बात करें, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य होगा गोवा। लेकिन अगर बात ये करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड, जिसने 25 जनवरी 2025 को अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसने लागू किया है। अब देखिए होता क्या है, अब जैसे उसमें कुछ नियम आ जाते हैं कि जैसे विवाह जब होगा तो विवाह के 6 महीने के भीतर जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया जाएगा और सबके लिए अनिवार्य किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे उसमें नियम हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें लागू की गई हैं। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 45 क्या कहता है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था। अब देखिए मौलिक अधिकार में क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है या निःशुल्क शिक्षा है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। ये 21A में, मतलब कि अगर मौलिक अधिकार की बात करूं तो 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। तो अगर हम इसकी बात करें 21A में तो ये उसमें मौलिक अधिकार में है। और अगर हम अनुच्छेद 45 की बात करें तो ये क्या है, 6 वर्ष से कम आयु, 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार है, लेकिन 6 वर्ष से कम आयु ये नीति निर्देशक तत्व में है अनुच्छेद 45 में। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो शिक्षा व्यवस्था है वो है मौलिक अधिकार, और वो है आर्टिकल 21A में। अब देखिए आर्टिकल 46 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे है SC ST वर्ग, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शिक्षा, आर्थिक हित एवं सामाजिक न्याय।
अब देखिए, हमने अब आपस में इन दोनों को हम लिंक करते हैं, मतलब 6 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को भी शिक्षा व्यवस्था दी गई। तो 46 में क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था 45 में दी गई है, लेकिन 46 में कहा गया कि SC/ST वर्ग के भी जितने भी नागरिक हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है। आर्थिक उनके हित के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे और सामाजिक न्याय का भी उनको अधिकार है। तो ये कहाँ पे इसका वर्णन है? ये है अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कुछ इन वर्गों से आता है, मैं केवल एक लिंक करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हम आर्टिकल 46 और 47 को याद करने के तरीके की हम बात कर रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अब यहाँ पे क्या किया गया, कुछ वर्गों के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध करा दिया गया। इसके बाद मद्य निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि। अब एक व्यक्ति जो शिक्षित होगा वो मद्य निषेध, मतलब कि जो मदिरापान होता है या इन सब को क्या किया जाएगा, निषेध किया जाएगा, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और पोषाहार, जब कोई व्यक्ति जो मदिरापान कर रहा है अगर वो उस पर रोक लगेगी, अब रोक लगेगी मतलब वो वहाँ से मदिरा का पान नहीं करेगा, तो उसके पोषण आहार में वृद्धि की जाएगी, और पोषण आहार में वृद्धि होगी तो उसके स्वास्थ्य में भी वृद्धि हो जानी है। तो आर्टिकल 47 को हम ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 48 में हम क्या याद करते हैं, देखिए 48 को कैसे याद करेंगे, कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशुओं के विकास में वृद्धि। अब देखिए, एक व्यक्ति जो शिक्षित हो गया है, जिसने मदिरापान को त्याग दिया है, अब उसके लिए क्या किया जाएगा, कृषि एवं पशुपालन को भी विकास कराना है, मतलब उसे इन सब कामों में लगाया जाएगा। मतलब आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशुओं का विकास कराया जाएगा। तो उस व्यक्ति को जो शिक्षित भी हो गया है 47 में, जैसा हमने याद किया, इसके बाद में मदिरापान भी उसने त्याग दिया है, और पोषण आहार से वो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई है। अब वो काम करने के योग्य है, मतलब कृषि का काम कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, और दुधारू पशुओं का डेयरी फार्म भी खोल सकता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो वो कर सकता है। तो इनके विकास की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, मतलब हम केवल एक तरीका खोज रहे हैं इन आर्टिकल्स को याद रखने का। इसके बाद देखिए आर्टिकल 48 का, ये क्या है आर्टिकल 48 का, इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अब देखिए इसको लिंक करते हैं फिर से इस वाले आर्टिकल 48 से। अब कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशुओं का विकास होगा, तो उसी के साथ साथ हम पर्यावरण को भी बढ़ावा देंगे, तो ये आर्टिकल 48 का में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 49 क्या बोलता है, अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना। मतलब जितने भी राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक हैं उन सभी को हमको संरक्षण करना चाहिए, उन सभी स्थानों का हमें संरक्षण करना है। इसके बाद अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखिए हमारे देश में कार्यपालिका का काम अलग होता है, न्यायपालिका का काम अलग होता है। तो कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका कानून बनाने का काम करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका ये जांच करने का काम करती है कि सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है क्या वो उचित है या नहीं है। तो ये दोनों काम अलग हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का को पृथक करने की बात कही गई है। अब देखिए 51 में क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब देखिए हमने इतना सब कुछ तो कर लिया, अब बात आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, मतलब हम कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति भी हम कर सकें। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हम बढ़ावा देंगे, किसमें, आर्टिकल 51 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या अनुच्छेदों को याद करने का एक तरीका था जो मैंने आप सभी से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो संविधान के इस भाग 4 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो मैंने कोशिश किया है कि आप सभी को आसानी से इसे याद करवा पाऊँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हम याद कर सकते हैं अगर हम कुछ इन्हें आपस में लिंक करें, और आप अपने हिसाब से भी इन्हें आपस में लिंक करके याद कर सकते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा में इन्हें, अगर इनसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि
हम उन क्वेश्चंस के आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएँ, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और क्योंकि अगर देखिए कन्फ्यूज़न होता है तो कहीं न कहीं हमारा पूरा जो एग्ज़ाम है वो खराब हो जाता है। तो आप कोशिश करते रहिए कि आप किस हिसाब से और किस तरीके से आप कुछ तरीके खोजते रहिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। कुछ आर्टिकल्स जो इस तरह के रहते हैं, जो लगातार आपस में कहीं न कहीं सिमिलैरिटी रहती है उनमें, तो वो आपको याद रहें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लग रहे हैं। हम लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।